हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एनटीए अभ्यास ऐप में जो फुल सिलेबस की मॉक टेस्ट हैं उनमें से जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम आपके सामने लेके आए हैं और एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक भी जरूर दबा के जाएं। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सवाल कुछ इस तरीके से दिया है, the effective resistance between the point P and Q of the electrical circuit as shown in figure। तो आपको बताना क्या है कि पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं कि ये नीचे वाला सर्किट जो है मुझे फेमिलियर दिख रहा है और मैं इसे और ज्यादा फेमिलियर दिखवा सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, इस रजिस्टर को यहां से शिफ्ट करके मैं यहां पे लगा सकता हूं और इस रजिस्टर को यहां से हटा के यहां लगा सकता हूं। एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरे सर्किट पर। ये रजिस्टर R यहां है, ये रजिस्टर R यहां है और यहाँ पे रजिस्टर मैंने लगा दिया R, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा दिया R, बीच में यहाँ लगा दिया मैंने एक और R और यहाँ पे आपके पास है एक और रजिस्टर। ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है P। इस तरीके का सर्किट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं इस वाले सर्किट की बात कर रहा हूं। इस वाले सर्किट में आप देख सकते हैं कि दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। इसका मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब ये वाला जो रजिस्टर है ये कोई भी काम का नहीं है, यहां से कोई भी करंट पास नहीं होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो मेरे पास इस रजिस्टर को आप यहां से हटा सकते हैं, कोई भी काम यहां पे इसका नहीं है। तो आपको ये सर्किट मिलने वाला है। एक रजिस्टर R लगा है P और Q के बीच में और यहाँ पे R और R 2R रजिस्टर लगा हुआ है 2R और यहाँ पे R और R 2R रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा हुआ है। अब 2R और R जो 2R जो है उनका इक्विवेलेंट होता है R और ये R और एक R पैरेलल में है तो R और R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R का पैरेलल कॉम्बिनेशन विच इज R/2। तो हमारा आंसर जो है हमें मिल जाएगा R/2 के बराबर। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो यदि इसे हम रेट करना चाहें डिफिकल्टी की टर्म्स में तो 5 बीइंग द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड 1 बीइंग द इजीएस्ट क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे इसे 2 आउट ऑफ 5 जो है रेटिंग प्रदान करता हूँ। ठीक, ये रेटिंग जो है सब्जेक्टिव है, किसी अलग पर्सन के हिसाब से ये अलग हो सकती है, लेकिन आप समझ गए कि यहाँ पे कोई ज्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ा। बस हमें ये चमकना चाहिए था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और मैंने इसको यहां से यहां देख लिया, यहां पे यहां लगा लिया, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो गया एक बार में ही। तो मैं 2 रेटिंग इसको प्रदान करता हूं। ठीक है, आसान था बेसिकली। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि मास m ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज शिफ्टेड टू अ टारगेट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। If R is the radius and m is the mass of Earth, then the work done in the process is। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अर्थ के सरफेस से अर्थ का मास कैपिटल M मान लिया, रेडियस मैंने R मान लिया, एक स्मॉल m मास जो है उसको ले जाया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है, सरफेस से शिफ्ट करते हैं टू अ टारगेट का मतलब फाइनल पोजीशन इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी यहां से ले जाते हैं कैपिटल R डिस्टेंस तक आगे, यहां पे ले जाते हैं। तो ये इसकी पोजीशन जो है ये इनिशियल पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन, और ये जो है आपके पास ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। और अर्थ को मानते हुए कि अर्थ रेस्ट पर है तो मैं कह सकता हूं कि पहले ये पार्टिकल इस अर्थ की सरफेस पे रखा था और अब जो पार्टिकल है अर्थ की सरफेस से R डिस्टेंस पर है। तो मैं जानता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर जब कोई ऑब्जेक्ट को स्लोली डिस्प्लेस किया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की बात करें वो होता है डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के बराबर। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें। ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आपसे पूछा है, वर्क डन पूछा है सिंपली, तो इसका मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम का कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स का सवाल हो और चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, चाहे आप ग्रेविटेशन की बात करें, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, और
आपको ये भी याद रखना है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कंडीशन कब आती है, जब हम स्लोली ले जाते हैं पार्टिकल को बिना काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया। तो ये तो हुआ आपका कॉन्सेप्ट। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अर्थ और किसी पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं। हम यहां से देखें कि पहले सेंटर से जो डिस्टेंस था कैपिटल आर के बराबर था और बाद में सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 2r के बराबर है। तो मैं लिखूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। तो यहां से आपको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय r माइनस gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। तो आपको यहां से रिजल्ट मिल जाएगा gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय 2r। अब हमें जो आंसर दिया है वो स्मॉल g की टर्म्स में दिया है। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, r से मल्टीप्लाई करिए, r से डिवाइड कीजिए, तो gm अपॉन r स्क्वायर जो है ये बन जाएगा आपके पास स्मॉल g। आपको आंसर मिल जाएगा स्मॉल m स्मॉल g कैपिटल R डिवाइडेड बाय 2। सो mg/2 हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। दिस इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। समझ गए? इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम जल्दी से जल्दी उस कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल की बात करें, सवाल को कितना स्कोर दिया जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये सवाल जो है ये मैं इसको 3 दे सकता हूं। ठीक, 3 आउट ऑफ 5 इसको दे सकते हैं। ठीक सवाल है ना? सिर्फ 2.5 मिलना चाहिए था, लेकिन 0.5 हम नहीं ले रहे हैं, 2 या 3, तो ठीक है 3। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है अ गैस इज अंडरगोइंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस एट अ सर्टेन स्टेज, द वॉल्यूम एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर आर V0 and T0 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ VT कर्व इज m। तो VT ग्राफ का जो स्लोप है m के बराबर आपको दिया है, तो यहां से मैं इतना इंफॉर्मेशन नोट कर सकता हूं दैट dV/dt इज इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 1। और ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। आगे कहा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज। तो कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट, इसका मतलब आपसे वो जानना चाह रहे हैं कि Cp की वैल्यू कितनी है। तो मैं एक बात तो जानता हूं कि यदि हम ग्राफ बनाते हैं, VT ग्राफ बनाते हैं, वॉल्यूम को वर्टिकल एक्सिस पे, टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो dV/dt यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। ये क्या हो गया आपके पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे dy/dx होता है। तो मैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जानता हूं PV⁻⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और प्रेशर को लिख सकता हूं मैं nRT/V। आपको मिलता है T V⁻⁻⁻⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करिए इसको, तो आपको मिलेगा 1 इंटू dt/dv इंटू V⁻⁻⁻⁴ ये डिफरेंशिएशन है। मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं यहाँ पे, प्लस टेम्परेचर एज इट इज, और यहां मिलेगा आपको Γ-1 और V⁻⁻⁻⁻2 ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 के बराबर। तो हमें dV/dt निकालना है, यहाँ पे हमें dt/dv मिला है। तो देखिए और आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको ले जाइए इधर, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे dt/dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ t Γ-1 V⁻⁻⁻2 डिवाइडेड बाय V⁻⁻⁻1। तो यहां आपको देखिए क्या मिल जाएगा, dt/dv मिल जाता है आपको Γ-1 को 1 माइनस गामा लिख सकता हूं, 1 माइनस गामा t V⁻⁻⁻2 माइनस गामा प्लस 1। तो गामा से गामा खत्म हो गया, -2 + 1 कितना होता है? -1। -1 है तो V⁻⁻1 नीचे आ जाएगा V⁻1, तो आपको ये मिल जाता है 1 माइनस गामा इंटू t डिवाइडेड बाय v। इसको उल्टा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा dV/dt, जो हमको चाहिए एक्चुअल में, ये मिल जाएगा 1 माइनस गामा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा v, नीचे आ जाएगा t। और क्योंकि ये जो स्लोप की वैल्यू है ये हर एक इंस्टेंट पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो मैं इसको इनिशियल
सिचुएशन पे, इनिशियल स्टेट पे सेटिस्फाई करवा सकता हूं। यानी कि यहाँ पे V नॉट और यहाँ पे T नॉट डाल दिया जाए तब भी ये वैल्यू m के बराबर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकता हूं दैट V नॉट बाय T नॉट इंटू 1 माइनस गामा इज इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर 2 में से नाम दे देता हूं। अब हमें Cp निकालना है। Cp का रास्ता कैसे जाता है देखिए, हम जानते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होती है Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा की जगह एडियाबैटिक में हो जाएगा गामा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक मोलर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस R अपॉन 1 माइनस गामा। और हम ये भी जानते हैं कि हीट का जो लेन देन होता है NC डेल्टा T, वो एडियाबैटिक प्रोसेस में 0 होता है। तो यहां से C की वैल्यू मैं 0 के बराबर लिख सकता हूं। C की वैल्यू यहाँ पे 0 के बराबर आप डालेंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है, CV इज इक्वल्स टू R अपॉन 1 माइनस गामा, माइनस में आपको यहाँ पे मिल जाता है CV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R अपॉन 1 माइनस गामा। और 1 माइनस गामा की वैल्यू जो है मैं यहां से लिख सकता हूं, 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन MT नॉट। तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट CV इज इक्वल टू माइनस ऑफ R डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा कितना है आपके पास, V नॉट अपॉन MT नॉट, V नॉट अपॉन MT नॉट। ये आपको CV की वैल्यू मिल जाती है। और हम ये जानते हैं दैट Cp माइनस CV जो है वो R के बराबर होता है। एक आइडियल गैस की बात करें तो Cp और CV का जो डिफरेंस है R के बराबर आपको मिलता है। तो यहां से आप Cp की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू CV प्लस R। तो CV की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना है आपके पास, चेक कर लीजिए कोई गड़बड़ तो नहीं है। CV की वैल्यू माइनस ऑफ R अपॉन 1 माइनस गामा, तो माइनस लगाना भूल गए हैं, अच्छा माइनस लगा दिया है, ठीक, माइनस लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। तो CV प्लस R आपको मिल जाएगा। सो R माइनस ऑफ R इंटू MT नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और देखिए क्या मिलेगा आपको, R इंटू V नॉट माइनस MT नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यही आपका आंसर हमें मिल गया। Cp की वैल्यू जो है R इंटू V नॉट माइनस MT नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट आपको मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो मेटालिक स्फीयर्स हैं जिनके नाम है S1 और S2, उनको बनाया गया है सेम मटेरियल से और उनकी जो आइडेंटिकल सरफेस फिनिश है उनके पास, यानी कि सरफेस जो है एक ही तरीके का है, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है वो सेम है। The mass of S1 is thrice is that of S2. Both the spheres are heated to the same high temperature and placed in the same room having the lower temperature but are thermally insulated from each other. Then find the ratio of initial rate of cooling of S1 to that of S2. तो यहां आप पहले ये सोचिए कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। हमारे पास एक स्फीयर है S1 और S2, एक स्फीयर S1 है और दूसरा स्फीयर जो है वो S2 के बराबर है। तो ये हो गया आपके पास S2 S1, ये दोनों आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। इसका मतलब यहां से कोई भी एनर्जी, कोई भी हीट, कोई भी मास इस स्फीयर को ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना ही यहां से कोई आदान प्रदान हो रहा है, इनके बीच में कोई आदान प्रदान नहीं है। अब कहा है कि इन दोनों स्फीयर्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एक हायर टेम्परेचर पर, T लेट्स से T के बराबर हायर टेम्परेचर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इनका टेम्परेचर ज्यादा है, T इज ग्रेटर देन Ts। अब हम जानते हैं कि हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, लेकिन इसके और सराउंडिंग के बीच में हम मानेंगे कोई भी एयर नहीं है, तो यहाँ पे रेडिएशन हो रहा है, यहाँ से कोई कंडक्शन हो नहीं सकता बिकॉज कोई फिजिकल मीडियम प्रेजेंट नहीं है। तो मैं कह सकता हूं इस स्फीयर से हीट जो है वो रेडिएट होती है और इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में जाके मिल जाती है और धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो रही है और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस रेट से इसका इसकी जो हीट है निकल रही है dq by dt, वो लिखा जा सकता है स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ से,
दैट इज ई ए सिग्मा टी रेज टू द पावर 4। ये आपके पास है रेट ऑफ रेडिएशन जो यहां से निकल रही है, रेट ऑफ रेडिएशन जो निकल रहा है यहां से, वो रेट आपको यहां पे पता चल चुका है। dq by dt is equals to e a sigma t raised to the power 4। समझ में आ गया? ऐसे ही इस वाले के लिए भी कह सकता हूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सरफेस एरिया A1 के बराबर है, तो यहां लिख सकता हूं मैं dq by dt जो है वो आ जाएगा आपके पास e a2 सिग्मा t रेज टू द पावर 4। अब टेम्परेचर दोनों की समान है और क्योंकि सरफेस दोनों की एक समान है, एक जैसा फिनिश है, तो मैं कह सकता हूं कि जो इमिसिविटी है वो दोनों की समान होने वाली है। सिग्मा तो सबके लिए कांस्टेंट है ही, लेकिन एरिया दोनों का अलग अलग है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये रेडिएशन एनर्जी जो है निकल रही है, तो टेम्परेचर भी डाउन हो रहा होगा। अब किसी सॉलिड का टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट वहां से निकल रही है, तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगा सकता हूं दैट dq by dt is equal to ms dt by dt। ये मैं यहां पे रिजल्ट इस्तेमाल कर सकता हूं। dq by dt is equal to ms dt by dt। इन दोनों रेट को जो है आपस में बराबर कर सकते हैं, ऐसे यहां पे भी लिख सकते हैं dq by dt is equal to ms dt by dt। अब क्योंकि मटेरियल दोनों की समान है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की समान होगी और मासेस जो हैं दोनों के अलग अलग हैं, m1 और m2। तो मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूं और इन दोनों को बराबर कर सकता हूं। हमें निकालना क्या है? इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग। हमें चाहिए अल्टीमेटली dt by dt दोनों का, dt by dt इसका और dt by dt इसका रेशियो हमें चाहिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले इक्वेट करूंगा, तो आपको यहां से मिलेगा e a1 सिग्मा t रेज टू द पावर 4 is equals to m1s dt by dt1। दूसरे स्फीयर के लिए लिखूंगा e a2 सिग्मा t रेज टू द पावर 4 is equals to m2s dt by dt2। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहां से dt by dt ऑफ स्फीयर नंबर 1 डिवाइडेड बाय dt by dt ऑफ स्फीयर नंबर 2 इज, और यहां पे आएगा आपके पास m1 by m2 इज इक्वल टू a1 by a2। यहां पे आपको रिजल्ट मिलता है। अब आप ये देखिए बेटा, मास के बारे में क्या रिलेशन दिया है कि मास ऑफ S1 इज थ्राइस ऑफ मास ऑफ S2। तो यदि मैं रेडियस S1 का R1 के बराबर मान लूं, रेडियस S2 का R2 के बराबर मान लूं, सो डेंसिटी मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3 times of mass of S2, so it's 3 times mass of S2, 4/3 pi of R2 cube। तो यहां से देखिए 4/3 पाई रो से 4/3 पाई रो कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिलता है R1 is equals to 3 raised to the power 1/3 R2 के बराबर। ये रिजल्ट आपको यहां पे मिल जाता है। अब मैं ये वैल्यू जो है यहां पे पुट करने वाला हूं, that dt by dt of 1 by dt by dt of 2 dt by dt of 2 और m1 by m2 की बात करें तो m1 जो है मास वो 3 टाइम्स है सेकंड वाले के मास के by m2 इज इक्वल टू a1 की बात करें सरफेस एरिया जहां से रेडिएशन हो रहा है, सो 4 पाई r1 स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हुआ, m2 से m2 कैंसिल आउट हुआ, ये जो 3 है ये 3 यहां पहुंच जाएगा, तो आपको मिल जाएगा dt by dt 1 by dt by dt 2 is equal to 1/3 r1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं 3 raised to the power 2/3 r2 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास r2 स्क्वायर से r2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2/3 है, तो आपको मिल जाएगा 1/3 raised to the power 1 minus 2/3, तो आपको मिल जाएगा 1/3 raised to the power 1/3। तो ये आंसर आपको मिल जाता है कि रेट ऑफ कूलिंग जो है यानी कि टेम्परेचर के घटने का रेट जो है वो है 1/3 raised to the power 1/3। रेशियो आपको ये मिल जाता है, डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक, अच्छा पिछले सवाल को हम रेटिंग देना भूल गए थे। पिछले सवाल जो था उसमें यहाँ पे प्लस माइनस का जो है चक्कर आ रहा है, तो ध्यान रखिए m जो है मैग्नीट्यूड है और यदि हम साइन के हिसाब से लेते हैं तो हमारा आंसर सही आ रहा है, ये ऑप्शन में गलत दिया है।
ठीक है। तो इसकी डिफिकल्टी यदि बात करें तो ये काफी अच्छा सवाल था, मैं इसको 4.5 तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं जेईई मेन लेवल के लिए कहूं तो ये 5 बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 सवाल है। ठीक, 5 आउट ऑफ 5 का मतलब जेईई मेंस में जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे हार्डेस्ट है। ठीक है, ओवरऑल तो नहीं है हार्डेस्ट, लेकिन जेईई मेन के सवालों में ये हार्डेस्ट है। अब इस सवाल की बात करें तो इसको ये पूरे हम सॉलिड 4 ये रेटिंग रखता है, 4 आउट ऑफ 5 बिल्कुल ठीक। ये कहीं से भी आसान नहीं था, है ना, काफी चीजें इसमें रिकॉल करनी थी और इसमें सरफेस एरिया ध्यान से रखना था, काफी कैलकुलेशन, काफी गलती के चांसेस थे, तो 4 रेटिंग इसको मिल जाती है। इसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक स्फेरिकल होल है is made in solid sphere of radius r. The mass of the sphere before hollowing was capital M. The gravitational field at the center of the hole due to the remaining mass is equal to. तो हमें ये बताना है कि इस कैविटी के सेंटर पे आपको इस रिमेनिंग मास की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैलकुलेट करना है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि इस डायग्राम में हम ये वाला पार्ट ऐड कर देते हैं, जितना पार्ट यहां से निकाला गया है उतना पार्ट यदि यहां पे ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें कंप्लीट स्फीयर मिल जाता है, हमें कंप्लीट स्फीयर मिल जाता है। तो यहां से हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल कर सकता हूं कि इस शेप की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं कह देता हूं E1 वेक्टर के बराबर है, प्लस इसकी वजह से, शेप की वजह से जो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, ऑफ कोर्स इसका मतलब यही हुआ, वो E2 वेक्टर के बराबर मान लेता हूं। तो इस शेप की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E3 वेक्टर के बराबर होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है यही रिलेशन फॉलो करेगा। तो इसका मास जो है m के बराबर है, कैपिटल M के बराबर, इसका मास मैं मान लेता हूं m2 के बराबर है, इसका मास जो है वो आ जाएगा आपके पास m माइनस m2, m1 कह सकते हैं। तो देखिए यहां इस शेप की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो तो आपसे पूछा ही गया है, तो मैं इसको E1 वेक्टर ही कहूंगा। अभी हम जानते हैं कि एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है 0 के बराबर होने वाला है, और ये एक सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर के रेडियस से r/2 डिस्टेंस पे यदि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा और आपको ये रिजल्ट मिलेगा Gm r/2 डिवाइडेड बाय r3, और ये माइनस i कैप डायरेक्शन में मिलने वाला है आपको। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, दैट E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू Gm r को हटा दीजिए 2r², आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, और माइनस i कैप डायरेक्शन में है, ये सेंटर की तरफ है, इसका मतलब ये इस तरफ आपको ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगी। तो मैग्नीट्यूड मिला लीजिए, Gm/2r², Gm/2r²। इस क्वेश्चन को 3 रेटिंग मिलती है, 3 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5 इसका स्कोर है। ज्यादा कुछ था नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से एक बार में आंसर मिल जाता। यहाँ पे मास की कैलकुलेशन भी हमें नहीं करनी पड़ी कि इसका मास कितना है, बिकॉज इसका ग्रेविटेशनल फील्ड तो 0 ही हो गया, इसलिए इसका रेटिंग 3 हम दे देते हैं इसको। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें, इसमें दिया है आपको कि करंट I in a coil varies with time as shown in figure. The variation of induced EMF with time would be. तो हमें इंड्यूस्ड EMF के बारे में बताना है कि वो किस तरीके से वेरी करेगा यदि करंट इस तरीके से है। तो हम इतनी बात जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कि फाई जो होता है वो होता है आपके पास कॉइल, और कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है। देखिए कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो मैं कह सकता हूं कि इसका ही मैग्नेटिक फील्ड इसी से ही पास हो रहा है, तो मैं phi is equals to Li रिलेशन यहाँ पे लिख सकता हूं कि phi is equal to L into I। phi समझ गए कि फ्लक्स, इसमें ही करंट, इसका ही मैग्नेटिक फील्ड, इसके थ्रू ही फ्लक्स, और करंट जो है इसके अंदर करंट जो है, और ये L जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो इसको डिफरेंशिएट यदि किया जाए तो d phi by dt जो है आपको मिल जाता है L di by dt, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ L di by dt।
माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, और डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है, स्लोप। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस ऑफ एल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, आई वर्सेस टी ग्राफ। तो देखिए पहले 0 से लेके t बाय 4 जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। स्लोप क्या है बेटा, पॉजिटिव है, स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू एल विच इज ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे बनना चाहिए। पहली बात हमें समझ में आई। दूसरी बात क्या है कि ये स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होता ही है, इसका मतलब ईएमएफ भी आपको कांस्टेंट मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो मैं ग्राफ यदि यहाँ पे बनाना चाहूं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो ईएमएफ है वो नेगेटिव होगा और t बाय 4 तक वो रहेगा, t बाय 4 तक, 0 से t बाय 4 तक ही रहेगा। उसके बाद बात करें t बाय 4 से t बाय 2 ड्यूरेशन में स्लोप जो है 0 के बराबर है, स्लोप इज इक्वल टू 0। स्लोप 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमें इस तरीके से ग्राफ मिलने वाला है t बाय 4 से t बाय 2 तक। अब t बाय 2 से 3t बाय 4 की तरफ देखें। देखिए ये ड्यूरेशन भी t बाय 4 थी, ये ड्यूरेशन भी t बाय 4 है। t बाय 4 में जितना चढ़ा था t बाय 4 में उतना उतर आया है। इसका मतलब स्लोप यहाँ पे जितना था उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप यहाँ पे आपको मिल रहा है, और स्लोप का साइन जो है वो नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जितना मैग्नीट्यूड पहले वाले केस में हमें मिला था उतना ही मैग्नीट्यूड हमें अब मिलेगा। यानी कि ग्राफ अब ऊपर हो जाता है कुछ इस तरीके से, जितना ये नीचे था उतना ही ये ऊपर हो जाएगा, और ये 3t बाय 4 तक हम ग्राफ बना सकते हैं। उसके बाद जो ग्राफ है वो डेड हो जाता है, 0 हो जाता है, स्लोप 0 है, सब कुछ 0 है, तो आपका ग्राफ भी इस तरीके से मिट्टी में मिल जाएगा। तो ग्राफ ऐसे, फिर 0, फिर ऐसे, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है। तो ये देखिए ग्राफ, इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपके पास सही मिल जाता है। इस क्वेश्चन को यदि हम रेटिंग देना चाहें तो रेटिंग इसको आप देंगे 2 के बराबर, 2/5, 2/5। ज्यादा कुछ था नहीं, बस हमें स्लोप देखना था। स्लोप देखना सबको आता है, बच्चे बच्चे को आता है स्लोप देखना। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपको दिया है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस q, 2 बार लिख दिया है, एक बार है, moves with velocity this I cap plus this j cap plus this k cap in an electromagnetic field given by this I cap plus this j cap plus this k cap। मैग्नेटिक फील्ड है इतना, y component of the force experienced by the charge particle। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पार्टिकल के ऊपर जो है लॉरेंस फोर्स लग रहा होगा। टोटल फोर्स इज इक्वल टू q e वेक्टर प्लस q v क्रॉस b वेक्टर। तो यहां से चार्ज को यदि कॉमन ले लिया जाता है तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस v क्रॉस b वेक्टर। अब ध्यान से सवाल को पढ़िए कि आपको सिर्फ y कंपोनेंट चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ y कंपोनेंट चाहिए। y कंपोनेंट का मतलब कितना हो गया हमारे पास, j कैप प्लस, अब v क्रॉस b जब हम करेंगे तो हमें सिर्फ j कैप वाले कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है, और किन्हीं दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर j कैप कब आ सकता है, जब i और k का मल्टीप्लाई करें और k या i का मल्टीप्लाई करें। तो मैं v क्रॉस b, देखिए मैं i और k का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। i क्रॉस k कितना होता है, माइनस j। आप यहां लिखेंगे 3i कैप क्रॉस 3k कैप विच इज माइनस ऑफ 9j कैप के बराबर, और इसका k और इसका i का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, k क्रॉस i होता है j कैप, तो प्लस j कैप। तो आपको यहां पे मिल जाता है माइनस ऑफ 7, ये -9 +1 -7, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा q j कैप। तो इतना आपको मिलने वाला है फोर्स का y कंपोनेंट। तो यदि इस सवाल को हम पूरा क्रॉस प्रोडक्ट करके j कैप के कंपोनेंट्स को अलग से छांटें तो टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन यदि हम यहाँ पे इसको पढ़ लें कि यार y कंपोनेंट चाहिए तो क्यों पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस सवाल को 2 रेटिंग दी जाती है, 2 आउट ऑफ 5। आसान सवाल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा कि y कंपोनेंट पूछा है तो मैं क्यों x कंपोनेंट और z कंपोनेंट निकालूं। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है इस तरीके से, एक आइडियल गैस है is enclosed in a vertical cylindrical container and supports a freely moving piston of mass m।
the piston and the cylinder have an equal cross sectional area A, atmospheric pressure is P naught, and when the piston is in equilibrium volume of the gas is V naught. तो ये यहां तक जो पैराग्राफ था जो आपको लिखा है वो आप यहां पे बना दीजिए। हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के ही साइज का, जितना कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उतने ही क्रॉस सेक्शन एरिया का यहाँ पे पिस्टन लगा दिया जाता है। और क्वेश्चन में कहा है कि ये जो पिस्टन है बेटा, इस पिस्टन का जो एरिया है वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। पिस्टन का मास जो है m के बराबर है। पिस्टन का मास कितना है? m के बराबर मास है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के बराबर है, PATM P नॉट के बराबर है। और कहा गया है कि वॉल्यूम गैस का V नॉट के बराबर है, वॉल्यूम गैस का V नॉट के बराबर है। तो मैं यहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा सकता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज इक्वल टू 0। तो इस पिस्टन पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पक्के से लग रहा होगा mg के बराबर, ऊपर की तरफ एयर है, एयर किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है और उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का जो फॉर्मूला होता है FATM इज इक्वल टू प्रेशर एटमॉस्फेयर का इनटू एरिया। अब गैस का प्रेशर मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं गैस का प्रेशर जो है वो P गैस के बराबर है इनिशियल। तो ये गैस जो है अंदर से पुश कर रही होगी इस ढक्कन को और फोर्स लग रहा होगा PG1 क्या देता हूं इसको, PG1 इनटू एरिया। तो यहां पे मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं दैट P नॉट इनटू A प्लस mg इज इक्वल टू प्रेशर PG1 इनटू एरिया। इक्वेशन नंबर 1 हमें यहां से मिल जाती है। ठीक है जी। अब कहते क्या है, द पिस्टन इज नाउ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसे डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अब डिस्प्लेस करने से सोच के देखिए क्या होगा। डिस्प्लेस करेंगे तो ये पिस्टन मान लीजिए नीचे की तरफ डिस्प्लेस किया है, तो इस गैस का जो वॉल्यूम पहले V नॉट था वो अब वॉल्यूम V नॉट से घट जाएगा। वॉल्यूम यदि घट रहा है तो हो सकता है कि प्रेशर में चेंज आए। प्रेशर में चेंज आए मतलब गैस के प्रेशर में चेंज आए। गैस के प्रेशर में चेंज आए तो हो सकता है कि इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स चेंज हो जाए और वो फोर्स में जितना चेंज हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना होगा और फिर वहां से हम फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालेंगे। आगे दिया है अज्यूमिंग दैट द सिस्टम इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग का मतलब है कि सराउंडिंग में कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो Q की वैल्यू 0 यहां से दर्शाना चाह रहे हैं। What is the frequency of oscillation? An ideal gas is enclosed in vertical cylinder and supports a freely moving piston of mass m and the cylinder have an equal cross sectional area atmosphere। ये तो दोबारा रिपीट कर दिया उन्होंने, तो इन्होंने दोबारा रिपीट कर दिया है। सवाल सिर्फ इतना है, ठीक, ये रिपीट हो रहा है, सिर्फ इतना सा सवाल है, ठीक। तो हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो यहां पे आप गिनिए इस क्वेश्चन में कि कितने कांस्टेंट फोर्स लग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं P at ATM into A, ये जो फोर्स है कांस्टेंट है और mg जो है वो कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट फोर्स है, आप चाहे इस ढक्कन को, पिस्टन को कितना भी डिस्प्लेस कर लीजिए, ये फोर्सेस कांस्टेंट रहने वाले हैं। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की वो चेंज नहीं होती है, डिपेंड नहीं करती है। तो चाहे आप इन फोर्सेस को कंसीडर करें बार बार, चाहे आप ना करें, आपको आपके आंसर पे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के आंसर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो मैं ये निकालना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट करने से कितना प्रेशर में चेंज आया। अब प्रोसेस कौन सा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, बिकॉज हीट का ट्रांसफर 0 के बराबर है। मैं जानता हूं PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट के बराबर। ये P क्या है बेटा? गैस का प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। और PV की पावर गामा जो है कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको डिफरेंशिएट यदि मैं कर देता हूं तो देखिए आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा यहाँ पे dP इंटू V रेज़ टू द पावर गामा प्लस P इंटू गामा V रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से यदि मैं निकालना चाहूं कि dP की जो वैल्यू है वो कितनी है, dP इज इक्वल टू dP, यहां पे dV और आएगा, dP इज इक्वल टू माइनस ऑफ P गामा अपॉन V रेज़ टू द पावर गामा, और यहां पे मिलेगा आपको V रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 और यहां पे मिलेगा आपको dV। तो यहां से आपको मिल जाता है dP इज इक्वल टू, dP गैस है ऑफ कोर्स,
माइनस ऑफ पी गामा v की पावर गामा, ये जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा p की पावर -1 और ये आ जाएगा आपके पास नीचे v और ये आ जाएगा आपके पास dv। अब dv जो है छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम। देखिए हम इस छोटे से पिस्टन को डिस्प्लेस कर रहे हैं नीचे dx अमाउंट से, तो मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। वॉल्यूम में यदि आपको चेंज निकालना है तो इसको लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू dx के बराबर। तो इसको लिखा जा सकता है माइनस ऑफ p गामा अपॉन v इंटू a इंटू dx। ये आ गया आपके पास प्रेशर, और यहाँ पे यदि एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ, सो a dp और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। और क्योंकि हम इनिशियल इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इस कंडीशन पे प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, p गैस के बराबर है, pg1 के बराबर है, pgi के बराबर है, pg1 के बराबर है, वॉल्यूम गैस का कितना है, v0 के बराबर है। तो इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस इसको किया है, इस इंस्टेंट पे जो एक्स्ट्रा फोर्स आपको मिल रहा है, छोटा सा प्रेशर में चेंज, गैस के प्रेशर में छोटा सा चेंज इनटू a, यही क्या है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। छोटा सा रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ p गामा डिवाइडेड बाय v0 इनटू a स्क्वायर इनटू dx। dx क्या है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें यहां से क्या एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि रीस्टोरिंग फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो किसके बराबर हैं, माइनस ऑफ pg1 माइनस ऑफ pg1 इंटू गामा डिवाइडेड बाय v0 इंटू a स्क्वायर इंटू dx। और ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है ये किसके बराबर है, k के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है। तो पहले मैं टाइम पीरियड निकाल देता हूं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k आ जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k का मतलब ये क्वांटिटी लिखनी है। p गैस हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना है आपके पास, p0 a प्लस mg डिवाइडेड बाय a। तो आपको मिल जाएगा ये p0 प्लस mg बाय a, ये p की वैल्यू है इंटू गामा इंटू a स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा v0। ये आपको मिल गया यहाँ से। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 1 अपॉन टाइम पीरियड आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका उल्टा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2 पाई और यहाँ मिलेगा अंडर रूट में a स्क्वायर को अंदर ले जाइए तो आपको मिलेगा p0 a स्क्वायर प्लस mg a, तो यहाँ मिलेगा आपको गामा डिवाइडेड बाय m v0। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाता है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, p0 a स्क्वायर mg a डिवाइडेड बाय v0 m। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इस सवाल को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग देना चाहिए, 5 आउट ऑफ 5। जेईई मेन के टफेस्ट क्वेश्चंस में से आता है। करना क्या था हमें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें दी थी, वहां से थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने पर देखा कि कौन सा कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस पिस्टन को वापस इक्विलिब्रियम में ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने देखा कि इस इंस्टेंट पे कांस्टेंट फोर्सेस हैं p0 a और mg, यानी कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, उनको रीस्टोरिंग फोर्सेस में काउंट नहीं किया जाएगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना है कि जितना प्रेशर में चेंज आया है इनटू एरिया के बराबर, और जो हमने निकाला यहाँ पे p गामा बाय v0 a स्क्वायर के बराबर हमें मिल जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो अप्लाई किया गया है टॉप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ब्लॉक हैविंग मास m, द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर ट्रांसलेशन विल बी। तो हम चाहते क्या है कि ये जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक ट्रांसलेट ना हो बल्कि टॉपल हो जाए। तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा। यदि हम मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो इनफाइनाइट आप यूज कर सकते हैं कि आप बिल्कुल इसको एक्सट्रीमली रफ बना दीजिए जिससे ये स्लाइड ही ना हो, और तब आप इसे टॉपल करवा सकते हैं। लेकिन हम मिनिमम चाहते हैं, मिनिमम में काम हमारा होना चाहिए, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो पूरा जो है खींच लेंगे उसे, पूरी जो पावर है उसकी, यानी μs into n फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप याद रखना जब भी सवाल में आपको ये ऐसी टर्म्स दिए हुए हैं कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और मिनिमम फोर्स, ये सब चीजें
जो है यदि क्वेश्चन में दी गई है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का इस्तेमाल वहां पे किया गया है। अब देखिए यहां पे फोर्स लग रहा है F और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लग रहा होगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन जो लग रहा होगा म्यू एस इंटू एन के बराबर लग रहा होगा, बिकॉज हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे म्यू की। इसका मतलब कंडीशन कुछ ऐसी है कि ब्लॉक जस्ट टॉपल होने वाला है, जस्ट टॉपल होने वाला है। ये याद बात करें कि जो समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क है, नेट टॉर्क जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, जस्ट 0 से ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं उस कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहां से पास हो रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो रहा होगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा। याद रखें जब भी टॉपलिंग का क्वेश्चन आपको आता है और वहां आपसे पूछ रहे हैं कि जस्ट हमें टॉपल करवाना है, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे लगवाना पड़ता है। नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है जैसे जैसे हम फोर्स जो है लगाते जाते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल हो गया, ये mg है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं, जो नॉर्मल की वैल्यू आपको मिल जाएगी mg के बराबर, तो यहाँ से आपको फ्रिक्शन मिल जाएगा म्यू mg के बराबर। ट्रांसलेशन हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होनी चाहिए, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू म्यू mg के बराबर होनी चाहिए। जो इसका रोटेशन है इस पॉइंट के अबाउट हमें जस्ट करवाना है रोटेशन, जस्ट रोटेशन करवाना है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा मैं, और टॉर्क की जो वैल्यू है जस्ट ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, या कह सकता हूं कि एक्सट्रीम केस में जो है ऑलमोस्ट बराबर 0 पे ये लुढ़कना स्टार्ट कर देगा, टॉपल करना स्टार्ट कर देगा। तो इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। mg के टॉर्क की बात करें तो mg इंटू a बाई 2, mg इंटू a बाई 2, ये आपको टॉर्क मिल जाएगा mg a बाई 2, और ये f इंटू ये वाली जो डिस्टेंस है हाइट, ये आप निकाल सकते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल होगा 60, ये जो इसका साइड है वो a के बराबर है, सो a cos 60 a sin 60, सो a रूट 3 बाई 2 आपको यहाँ पे हाइट मिल जाएगी, तो आपको मिल जाएगा ये माइनस ऑफ f इंटू a रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा mg a बाई 2 इज इक्वल्स टू म्यू mg इंटू a इंटू रूट 3 बाई 2। तो 2 से 2 गया, mg a से mg a कैंसिल आउट हो गया, म्यू आपको मिल गया 1 बाई रूट 3 के बराबर। आंसर आपको मिल जाएगा। तो सवाल को 4 रेटिंग दी जाती है, 4 आउट ऑफ 5। अच्छा सवाल था ये, मतलब जिसका डिफिकल्टी लेवल है वो अच्छा था, ठीक ठाक था। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ जिसमें दिया है, a string fixed at both ends has a standing wave mode for which the distance between the adjacent node is 18 सेंटीमीटर। तो स्ट्रिंग है, दोनों एंड से कनेक्टेड है, दोनों एंड से फिक्स्ड है, और वहां पे वाइब्रेशंस पैटर्न वहां पे ऑब्जर्व किए जाते हैं, यानी स्टैंडिंग वेव वहां पर बन रही है। तो स्टैंडिंग वेव के किसी मोड में किसी नोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 18 सेंटीमीटर है। तो मैं मान लेता हूं कि लैम्डा 1 बाई 2, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू नोड्स, इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको मिल जाता है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब कहते हैं कि इसका जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मोड है, वहां पे नोड्स के बीच का सेपरेशन 16 सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो नेक्स्ट मोड में जो वेवलेंथ है वो बदल जाएगी, लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूं इसको, हो जाती है आपके पास 16 सेंटीमीटर के बराबर। सो लैम्डा 2 आपको मिलता है 32 के बराबर, 32 सेंटीमीटर। तो हमें उस रस्सी की लेंथ निकालनी है, कितनी हो सकती है मिनिमम पॉसिबल लेंथ। तो आप इसमें और इसमें अंतर जानते हैं कि यदि इसमें मान लीजिए n लूप्स बन रहे हैं, तो n इंटू लैम्डा 1 बाई 2 जो है स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है। यदि मान लीजिए इसके अगले मोड की बात करूं तो वहां पे नंबर ऑफ लूप जो है एक ज्यादा बन रहा होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा n प्लस 1 इंटू लैम्डा 2 बाई 2 इज इक्वल टू n। तो ये भी लेंथ के बराबर है, उतनी ही लेंथ में इतने लूप्स बन रहे हैं, तो लूप्स का जो टोटल डिस्टेंस है इतना है। ऐसे यहाँ पे n प्लस 1 लूप बन रहे हैं, तो n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू l। दोनों इक्वेशंस को आप बराबर कर देंगे बिकॉज लेंथ तो कांस्टेंट है रस्सी की। सो n इंटू लैम्डा 1 बाई 2 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा 2 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, n इंटू लैम्डा 1 विच इज 36 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लैम्डा 2 विच इज 32। तो 4 से गया ये, 4 8 32, 4 9 36, 4 से गए 8 बार, तो आपको मिलेगा 9n इज इक्वल टू 8n प्लस 8। तो n की वैल्यू आपको मिल जाती है 8 के बराबर।
सो n की वैल्यू 8 आपको मिल चुकी है, आपको लेंथ निकालनी है कितनी हो सकती है। तो यहाँ देखिए n लैम्डा 1/2 से निकालना चाहूँ तो मैं लेंथ कितनी मिल रही है, L इज इक्वल टू n की वैल्यू है 8, लैम्डा 1 की वैल्यू है 36 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास ये गया आपके पास 18 टाइम्स, तो ये कितना हो गया आपके पास 4 6 144 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल जाता है। ठीक।